अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ वहाँ देखते हुए दबी हुई आवाज में आयुष ने रिया से पूछा, क्या तुम्हारी मम्मा वही लड़की है मिस अनिका? रिया ने भी बिल्कुल दबी हुई आवाज में आयुष की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, अनिका नाम है मेरी मम्मा का। वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, वो बहुत खूबसूरत है, वो ब्रेन भी है और डैड मम्मा के साथ शादी करना चाहता है। अपनी मम्मी की तारीफ करने में रिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर कहीं न कहीं आयुष ने रिया की बातों को सीरियसली नहीं लिया था। रिया के कंधे पर हाथ रखकर आयुष ने कहा, बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें पता भी है सौतेली माँ किसे कहते हैं? रिया ने बड़े ही इनोसेंटली आयुष से पूछा, सौतेली माँ वो क्या होता है? आयुष ने रिया को समझाते हुए कहा, स्टेप मदर, तुमने सिंड्रेला की स्टोरी तो सुनी ही होगी। आयुष की इस बात पे रिया ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तो आयुष ने आगे कहा, अब स्टोरी में सिंड्रेला की माँ थी, वो उनकी स्टेप मदर थी। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी सिंड्रेला की तरह सौतेली माँ आ गई, वो तो तुम्हारा भी वही हाल करेगी जो सौतेली माँ ने सिंड्रेला के साथ किया था। रिया बड़ी बड़ी आंखों से आयुष को गौर से देखने लगी। आयुष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यहाँ सभी लोग यही चाहते हैं कि रोहित के बाद तुम ही मारवा खानदान के हेड बन जाओ। तुम्हारी भी वही रिस्पेक्ट होगी, तुम्हारे पास भी वही पावर होगा जो इस वक्त तुम्हारे डैड रोहित मारवा के पास है। मगर जरा सोचो, अगर तुम्हारी सौतेली माँ शादी करके तुम्हारे पापा के साथ रहने लगी और उन्हें कोई बच्चा हो गया तो फ्यूचर में तुम्हारा क्या होगा? आयुष ने ये बात अच्छी तरह जानता था कि फ्यूचर में वो लड्डू को रोहित की जगह पर देखना चाहता था, तो उसे रोहित और आर्यन के बीच में टेंशन पैदा करना होगा। आयुष ने तो यहाँ तक प्लानिंग कर ली थी कि अगर रोहित किसी तरह अनिका से शादी करके उसे घर ले आता है तो वो किसी तरह आर्यन के मन में अनिका के लिए नफरत पैदा कर देगा, जिससे अनिका और आर्यन के बीच में तनाव पैदा होगा। अनिका और आर्यन के बीच फंसे हुए रोहित का ध्यान कंपनी के काम काज में से हट जाता और आयुष पिछले कई सालों से बस एक मौके की तलाश में था कि कब वो खानदान के सामने ये साबित करे कि रोहित कंपनी चलाने के लिए फिट नहीं है और इस तरह वो रोहित की गद्दी पर बैठ जाए। कुछ ही सेकंड में आयुष ने बहुत सारे सपने देख लिए थे। अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर निकलकर सामने खड़े आर्यन की ओर देखा। रिया खुद किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। जब आयुष ने रिया को पूछा कि वो क्या सोच रहा था, तो आयुष की बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, एक छोटा भाई या बहन, तब तो बहुत मजा आएगा, मगर मुझे नहीं लगता कि मम्मी एक साथ तीन तीन बच्चों को संभाल पाएगी। रिया की ये बात सुनते ही आयुष की आंखों में चमक आ गई। आयुष एक्साइट होकर रिया से पूछने लगा, आर्यन ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मम्मी को और एक बच्चा भी है? कौन है वो बच्चा? कहाँ है वो बच्चा? किसका है वो बच्चा? मम्मा ने क्या पहले किसी के साथ शादी की थी? खैर ये सब छोड़ो, शायद तुम्हें इन सब बातों का पता नहीं होगा। मुझे बताओ कि वो बच्चा कौन है? बड़े ही स्टाइल में रिया ने आयुष की बात का जवाब देते हुए कहा, बच्चा नहीं बच्ची है वो, बहुत ही क्यूट, खूबसूरत, ब्यूटीफुल छोटी सी प्रिंसेस है वो। आयुष समझ नहीं पा रहा था कि आर्यन ऐसे क्यों बात कर रहा था। आयुष को लग रहा था कि जरूर उस अनिका ने आर्यन पर कोई जादू चलाया है, वरना आर्यन उस अनिका की बच्ची के बारे में इतनी तारीफ क्यों करता। मगर इन इंफॉर्मेशन को सुनते ही आयुष को ऐसा लगा जैसे उसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। आयुष को लगा कि ये सारी बातें उसे दादी माँ को जाकर बतानी चाहिए। अचानक ही आयुष को अपने सारे सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे थे। रिया को वही कॉरिडोर में छोड़कर आयुष दादी माँ के रूम की तरफ चला गया। कुछ देर बाद रोहित रिया को लेकर आयशा मारवा के विला में पहुंचा। आयशा पहले से ही झूले पर बैठकर रोहित और आर्यन के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कार से उतरकर रिया ने अपनी दादी माँ को देखा, वो शॉक हो गई। रिया ने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसकी दादी माँ इतनी खूबसूरत होगी। कुछ देर रिया अपनी दादी माँ को बड़ी बड़ी आंखों से देखती रही। फिर जैसे ही मिसेज मारवा ने रिया को
आवाज देकर बुलाया, आर्यन बेटा यहाँ आओ। वैसे ही रिया दौड़कर गई और अपनी दादी माँ के गले लग गई। रिया का स्पर्श होते ही दादी माँ हैरान रह गई। रिया का स्पर्श होते ही मिसेस आयशा मारवा रिया की बाहों में जैसे पिघलने लगी थी। रिया के गले लगते ही मिसेस मारवा को रोहित याद आ गया, जो बचपन में छोटी छोटी बातों पर आकर अपनी मम्मा के गले लग जाता था। किसी भी तरह रोहित अपनी मम्मा को अपनी नजरों से दूर नहीं देख सकता था। रिया के स्पर्श ने मिसेस मारवा को रोहित के उन बचपन की याद दिला दी थी। उनकी आंखें बंद थी पर चेहरे पर मुस्कान। अपने माँ के चेहरे को मुस्कान देखकर रोहित को उन दिनों की याद आ गई, जब रोहित की माँ स्कूल से रोहित के लौटने का इंतजार किया करती थी और जैसे ही वो रोहित को देखती उनके चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान आ जाती थी। मगर कुछ ही सालों में सब कुछ बदल गया था। रोहित की माँ रोहित और मारवा परिवार से हमेशा के लिए दूर हो गई थी। बचपन की याद आते ही रोहित का चेहरा उदास हो गया। तभी अपनी माँ को आवाज रोहित के कानों पर पड़ी, मैंने सुना है तुम किसी लड़की को पसंद करने लगे हो और उसे शादी भी करने वाले हो। मिसेज मारवा की ये बात सुनकर रोहित हैरान हो गया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मिसेज मारवा ने कहा, देखो शालिनी ने मुझे ये सब कुछ बता दिया है। उसने ये भी कहा है कि उस लड़की पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। शालिनी का नाम सुनते ही रोहित ने अपने माथे पर उंगलियां फेरना शुरू कर दिया। इससे पहले कि रोहित अपनी माँ से कुछ कहता, मिसेज मारवा ने रोहित से कहा, देखो रोहित, तुम किसी लड़की से प्यार करो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर तुम उस लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोच रहे हो तो क्या तुम 5 साल तक रुक सकते हो? इससे अपनी माँ के एक रिक्वेस्ट ही समझ लो। अपनी माँ के इस तरह की रिक्वेस्ट सुनकर रोहित हैरान रह गया। मिसेज मारवा ने सिर्फ इतना ही चाहती थी कि आने वाले 5 सालों में जब आर्यन 10 या 11 साल का हो जाएगा तो उसे अच्छे बुरे की समझ हो जाएगी, इस दुनिया का ज्यादा तजुर्बा हो जाएगा, बस वो अपना अच्छा और बुरा खुद समझने लगेगा। मगर ये सारी बातें रोहित को कहकर मिसेज मारवा रोहित को गैर जिम्मेदार बाप नहीं कहना चाहती थी। बड़े ही धीमे और सॉफ्ट आवाज में मिसेज मारवा ने रोहित से कहा, अभी तुम 26 साल के हो, नए नए प्यार में सब कुछ अच्छा लगता है, मगर 5 सालों में दुनिया कई रंग बदलती है। रंग बदलती दुनिया को मैंने खुद महसूस किया है। अगर 5 सालों के बाद भी लगता है कि वही लड़की तुम्हारे लिए सही जीवन साथी है तो बेशक तुम उससे शादी कर लेना। 5 साल बाद तुम्हारी उम्र सिर्फ 31 की होगी, तब भी देर नहीं हुई होगी। बस मैं चाहती हूँ इस वक्त जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, जिससे आने वाले समय में तुम्हें किसी तकलीफ का सामना न करना पड़े। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि बिना अनिका को मिले, बिना उसे जाने पहचाने रोहित की माँ ने अनिका के लिए अपने मन में ऐसी राय क्यों बनाई थी। आखिरकार रोहित ने अपनी माँ से वो कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। रोहित ने अपनी माँ से कहा, तुमने मुझे अपने आप से उस वक्त दूर किया था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं की तुमने, तो अब क्यों मेरी फिक्र कर रही हो? आज तक मैं अपने फैसले खुद ही लेता आया हूँ। मुझे खुशी होगी अगर आगे भी तुम मुझे यही करने दो। रोहित ने अपनी माँ से ये सब कुछ कह तो दिया था, मगर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रोहित ने अपनी नजरें नीचे कर ली और एक आखिरी बार अपनी माँ से कहा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। रिया की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए रोहित ने कहा, चलो आर्यन, घर चलते हैं। रिया ने अपने पापा की बात जरूर सुनी थी, मगर वो अपनी ब्यूटीफुल दादी को देखती ही रही। कुछ देर बाद रिया अपनी दादी की गोद से खड़े होकर रोहित के पास आ गई। रोहित ने रिया को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और बाहर जाने से पहले मुड़कर अपनी माँ से कहा, अगर मैं शादी करूंगा तो उस लड़की को जरूर तुमसे मिलवाने ले आऊंगा। वो बहुत अच्छी है, मगर तुम उसे न पसंद कर सकती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज तक तुम्हें कोई पसंद आया है। ये कहते हुए रोहित रिया के साथ अपनी कार में बैठ गया और कार को तेजी से ड्राइव करके विला से बाहर चला गया। हालात को देखकर सावित्री भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाई।
सावित्री ने अपनी आवाज थोड़ी बढ़ाते हुए मिसेज मारवा से कहा, मैडम आपने ये क्या किया? इतने सालों बाद रोहित बाबा के साथ अपने संबंध सुधारने वाली थी, फिर ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ऐसा करने से तो आपके संबंध और भी बिगड़ जाएंगे। मिसेज मारवा ने अपनी नजरें झुकाए हुए सावित्री से कहा, हमारे संबंध जितने बिगड़ेंगे रोहित की जिंदगी के लिए उतना ही अच्छा होगा। मिसेज मारवा के कॉम्प्लिकेटेड बात सावित्री के समझ के बाहर थी। सावित्री ने फिर एक बार हिम्मत करके मिसेज मारवा से कहा, मैडम तो क्या आपको लगता है हमें उस लड़के के बारे में पता करना चाहिए जिससे रोहित बाबा प्यार करता है? मिसेज मारवा ने ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर उसे किसी से प्यार हुआ है तो वो लड़की जरूर अच्छी ही होगी। और मैं रोहित को बचपन से जानती हूँ, किसी के कहने पर वो पीछे नहीं हटेगा। अगर एक बार उसने अपने दिल में कुछ सोच लिया है तो वो उसी बात पर कायम रहेगा, किसी के कहने पर अपना इरादा नहीं बदलेगा। सावित्री ने मिसेज मारवा के कंधे पर हाथ रख के कहा, मैडम इतने सालों से कैसे दूर रह पाई हो आप अपने बेटे से? इतना प्यार करते हो आप रोहित बाबा से, फिर भी आप उन्हें इतने दूर कैसे रख सकते हैं? कहाँ से लाते हो इतनी हिम्मत? हिम्मत और माँ का जन्म एक साथ ही होता है। एक माँ वो हर चीज करती है जिससे अपने बेटे पर कोई मुसीबत न आए। ये तो हर माँ का फर्ज होता है। मैंने भी अपना फर्ज निभाया। अपने बेटे रोहित की सेफ्टी के लिए उसे अपने आप से दूर कर लिया। सावित्री को ये कहते हुए मिसेज मारवा झूले से खड़ी हुई और ग्रीन हाउस की तरफ चली गई। सावित्री ग्रीन हाउस के दरवाजे पर खड़ी खड़ी मिसेज मारवा को देख रही थी। मिसेज मारवा के चेहरे पर इस वक्त ना तो कोई टेंशन था ना तो कोई दुख। बड़ी ही शांति से वो गुनगुनाते हुए पौधों को पानी देने लगी। मगर सावित्री मिसेज मारवा को अच्छी तरह जानती थी। वो एक नदी जैसी थी। दुख जितना गहरा होता उनका चेहरा उतना ही शांत। रोहित रिया के साथ वापस मारवा हाउस जा रहा था। कार ड्राइव करते वक्त रोहित को बार बार अपनी माँ के साथ हुई मुलाकात याद आ रही थी। उसके बाद रोहित को अचानक पुरानी सारी बातें याद आने लगी। जैसे जैसे रोहित को पुरानी बात याद आती गई उसका चेहरा गुस्से से लाल होता गया। रोहित को वो सारी बातें याद आने लगी जो बचपन में उसकी नजरों के सामने हुई थी। रोहित बहुत छोटा था जब रोहित की माँ और रोहित के पापा ने ये डिसाइड किया था कि उनकी शादी पूरी तरह से फेल हो गई थी और उन्हें अब इस शादी से बाहर निकल जाना चाहिए था। उस समय रोहित के दादाजी जिंदा थे। दादाजी ने रोहित के पापा को घर से बाहर निकाल दिया था। आयशा मारवा और रोहित वही दादाजी के साथ मारवा हाउस में रहने लगे। रोहित उस वक्त इतना छोटा था कि उसे पता नहीं चल रहा था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। हर बच्चे की तरह रोहित अपने माँ और पापा दोनों का प्यार चाहता था। इसलिए जब भी रोहित मुड़कर अपने बचपन की ओर देखता तो उसे हमेशा अंधेरा ही नजर आता। रोहित के बचपन की कोई ऐसी याद नहीं थी जो रोहित के चेहरे पर मुस्कान लाती। रोहित की मम्मी और रोहित के पापा दोनों ने रोहित से कहा था कि उसके मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार नहीं करते और इसलिए उनकी शादी भी फेल हो चुकी थी। रोहित ने यहाँ तक सुना था कि आयशा मारवा ने रोहित के दादाजी को इस बात को लेकर धमकाया था कि अगर उन्होंने रोहित के पापा को घर में रखा तो रोहित को लेकर मारवा हाउस छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएंगी और अगर दादाजी रोहित मारवा हाउस में रखना चाहते हैं तो उन्हें रोहित के पापा को मारवा हाउस से बेदखल करना होगा। रोहित बचपन से ही पढ़ाई लिखाई खेल कूद हर चीज में उनकी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा आगे था। इसी वजह से दादाजी को रोहित से बहुत उम्मीदें थी। इसीलिए माँ ने जब दादाजी के सामने दो बात रखी तो दादाजी ने रोहित और उसकी माँ को अपना लिया और अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। जब रोहित बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि रोहित के पापा अब किसी और औरत के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगे थे और रोहित की माँ घर से दूर इस विला में अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही थी। रोहित ये जानना भी नहीं चाहता था कि आखिर उसकी माँ सही थी या गलत।
बस रोहित को बचपन से लेकर आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर पापा के घर छोड़ देने के बाद भी ऐसा क्या हुआ था कि रोहित की माँ ने रोहित को मारवा हाउस में अकेला छोड़कर शहर से दूर एक विला में अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला किया था। बचपन में जब भी रोहित अपनी माँ से मिलने की कोशिश करता था या माँ के पास आने की कोशिश करता, तब रोहित की माँ जानबूझकर उसे अपने आप से दूर कर देती थी। यहाँ तक कि रोहित को ये लगा कि उसकी माँ उसे नफरत करने लगी थी। रोहित बचपन भर यही सोचता रहा, ऐसा क्या हो गया था कि रोहित ने जो उसकी माँ को उससे इतनी नफरत करती थी। मगर आज इतने सालों बाद भी रोहित के दिल में एक ख्वाहिश थी कि कभी उसकी माँ उसे वो प्यार दे जो रोहित बचपन से मिस कर रहा था। तेज कार चला रहे रोहित को अचानक ही कोई बात क्लिक हुई। रोहित ने अपना फोन उठाकर चिराग मेहता को फोन लगाया। जैसे ही चिराग मेहता ने कॉल उठाया, रोहित ने कहा, मुझे उस सालिनी को दिल्ली में कहीं दिखाई देनी नहीं चाहिए। चिराग मेहता फोन पे कुछ देर खामोश रहा, फिर किसी सोल्जर की तरह अपने कमांडर के ऑर्डर्स को रिस्पॉन्ड करते हुए चिराग ने कहा, यस सर, आपका काम जरूर हो जाएगा। कुछ ही देर में रोहित की कार मारवा हाउस के अंदर दाखिल हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित की कार का दरवाजा खोला। जैसे ही रोहित अपने ड्राइविंग सीट से बाहर निकला, सिक्योरिटी गार्ड ने रोहित से कहा, सर, अभी अभी सिक्योरिटी कैबिन में फोन आया था। दादी माँ आपसे मिलना चाहती है। उन्होंने कहा था जैसे ही रोहित घर वापस आए उसे मेरे पास भेजना। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज क्या हो रहा था। वहाँ माँ, यहाँ दादी माँ, सब उसे ढूंढ रहे थे। हैरान रोहित ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या दादी माँ ने खुद फोन किया था? सिक्योरिटी गार्ड कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, नहीं, आयुष सर ने कॉल किया था। आयुष का नाम सुनते ही रोहित समझ गया था कि आयुष ने जरूर दादी माँ को रोहित के खिलाफ भड़काया होगा। रोहित ने नौकर के साथ रिया को अपने कमरे में भेज दिया। जब रोहित दादी माँ के कमरे में पहुंचा तो रोहित को देखते ही दादी माँ ने अपनी व्हीलचेयर रोहित के पास लाते हुए कहा, रोहित, मैंने सुना है तुम एक लड़की को पसंद करने लगे हो और वो लड़की पहले से एक बच्चे की माँ है। इस तरह की औरत तुम्हारी लाइफ में कैसे हो सकती है? दादी माँ की बात सुनने के बाद रोहित ने दादी माँ के कमरे में नजर घुमाई। तभी उसकी नजर कोने में बैठे चाय पी रहे आयुष पर पड़ी। धीरे से आयुष के पास जाके रोहित ने आयुष से पूछा, क्या ये बात तुमने दादी माँ से कही है? चाय का कप टेबल पर रखते हुए खड़े होकर आयुष ने रोहित से कहा, अरे रोहित भाई, ये सब कुछ मैं तेरे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। जरा अपने आप को देखो, कहाँ तुम और कहाँ वो औरत। अरे तुम तो उससे कहीं ऊंचे खानदान की कोई भी लड़की मिल जाएगी। जवान खूबसूरत लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए मर रही है और तुम एक ऐसी औरत के प्यार के जाल में फंस गए जिसने पहले ही एक बच्चे को जन्म दे दिया है। क्या तुम ऐसी औरत को इस घर की बहू बनाना चाहते हो जो पहले ही किसी मर्द के साथ संबंध बनाए हुए है? रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए बड़े ही आराम से आयुष की बातों का जवाब देते हुए कहा, वैसे तो मेरा भी बेटा है, तो ये सारी बातें तुम मेरे बारे में भी सोचते होंगे। रोहित की बात का जवाब देते हुए आयुष ने कहा, ये तुम क्या बात कर रहे हो रोहित? तुम एक लड़के हो, वो भी मारवा खानदान के हेड। मारवा इंडस्ट्री में तुम्हारी पोजीशन सबसे ऊपर है। तुम सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो। फिर तुम्हारा ऐसी लड़की के साथ क्या मुकाबला? अगर तुम ऐसी लड़की के साथ शादी कर लोगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? अरे लोग हंसेंगे मारवा खानदान के ऊपर। किसी और की बच्ची को अपनाओगे तो लोग हंसेंगे हम पर। आयुष की इस बात पर आवाज ऊंची कर कर रोहित मारवा ने कहा, किसने कहा कि वो किसी और की बच्ची है? आयुष हैरानी से रोहित मारवा को देखने लगा। इससे पहले कि रोहित एक्साइटमेंट में आगे कुछ कहता, रोहित ने अपने आप को रोक लिया। रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि इससे पहले कि वो रिया को और अनिका को ऑफिशियली मारवा हाउस
नहीं ले आता, वो रिया और आर्यन की सच्चाई किसी को नहीं बता सकता था। ऐसा करने से शायद रोहित और अनिका की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती, और फिर रोहित ने अनिका के साथ अभी तक शादी की कोई बात नहीं की थी, ना ही अनिका रोहित के साथ ऑफिशियली कोई रिलेशन में थी। जब आयुष ने देखा कि रोहित खामोश रह गया तो आयुष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो लड़की शादी के बाद अपनी बच्ची को यहाँ नहीं लाएंगी? मैं जानता हूँ वो लड़की अभी मल्होत्रा खानदान के साथ रहती है। तुम ये कहना चाहते हो कि वो लड़की शादी करके मारवा हाउस में आ जाएंगी, मगर उसकी बेटी वहीं पर मल्होत्रा हाउस में मल्होत्रा परिवार के साथ रहेगी? जरा सोचो रोहित, जो लड़की अपनी बच्ची को ऐसे छोड़ सकती है, वो अपने खानदान में आकर क्या कुछ नहीं करेगी? एक छोटी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करना मारवा खानदान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर यहाँ बात है उस लड़की की, उस चालबाज लड़की की जो तुम्हें जाल में फंसाना चाहती है। अब दादी माँ आप ही समझाइए रोहित को। दादी माँ के चेहरे पे साफ नजर आ रहा था कि दादी माँ को ये शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, मगर किसी तरह बात को वहीं पर खत्म करते हुए दादी माँ ने आयुष से कहा, हमें इस बात का फैसला रोहित पर छोड़ देना चाहिए। आयुष ने स्पाइंड होकर अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए और पाँव पटक कर कमरे से बाहर चला गया। आयुष के जाने के बाद दादी अपनी व्हीलचेयर रोहित के पास लाई और रोहित का एक हाथ धीरे से पकड़ते हुए धीमी आवाज में दादी माँ ने रोहित से पूछा, क्या तुम सचमुच उस लड़की से शादी करना चाहते हो? रोहित एक उंगली से अपनी दाढ़ी खुजाने लगा और उसने दादी माँ से कहा, दादी माँ अभी शादी की बात करने में बहुत देर है, मैं इस वक्त इतनी जल्दी में कुछ नहीं कर सकता। अपने चेहरे पर नाराजगी लाते हुए दादी माँ ने अपनी मोटी आवाज निकालते हुए रोहित से कहा, रोहित, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा रोहित उन लड़कों में से है जो लड़कियों को सिर्फ इसलिए साथ रखते हैं कि वो खूबसूरत होती है, जवान होती है। कुछ देर की दोस्ती के बाद वो लड़कियों को छोड़ देते हैं। क्या तुम्हारा भी ऐसा ही कोई इरादा है? दादी माँ की ऐसी बात पर रोहित बहुत awkward फील करने लगा। रोहित ने दादी माँ से कहा, नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी तो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसे तो मेरी फीलिंग्स के बारे में पता भी नहीं है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो मुझे पसंद भी करती है या नहीं। रोहित की ये बात सुनकर दादी माँ जोर जोर से हंस पड़ी। दादी माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना था। हंसते हुए दादी माँ ने रोहित से कहा, क्या दिल्ली में ऐसी कोई लड़की है जो तुम्हें पसंद नहीं करेगी? तो फेमस रोहित मारवा में इंटरेस्ट नहीं है? पिछले 3-4 सालों में दादी माँ को कई रिश्ते आए थे रोहित के लिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े मिनिस्टर, हर एक परिवार चाहता था कि वो अपनी बेटी की शादी रोहित मारवा से करवाए। रोहित मारवा ना सिर्फ इस देश का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन था, बल्कि वो दिल का चचा था और दिमाग का बहुत तेज भी था। परिवार और मारवा इंडस्ट्रीज को जिस तरह रोहित ने अपने कंधों पर संभाल के रखा था, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। दुनिया में हर लड़की का बाप यही चाहेगा कि उसका दामाद रोहित मारवा जैसा हो, और शायद दुनिया की हर लड़की यही चाहेगी कि उसका होने वाला पति रोहित मारवा जैसा हो। फिर आखिर ये कौन लड़की थी जिसे रोहित मारवा में इंटरेस्ट नहीं था? इनफैक्ट 2-3 साल पहले दादी माँ को रोहित के लिए करण गुलेरिया की गोद ली हुई बेटी का रिश्ता भी आया था। वैसे तो गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार का रिश्ता जुड़ना काफी आसान था, क्योंकि दोनों परिवार इंडस्ट्रीज में और समाज में लगभग बराबर की पोजीशन हासिल कर चुके थे। मगर जब दादी माँ को इस बात का पता चला कि वो लड़की करण गुलेरिया की गोद ली हुई बेटी थी, तो दादी माँ ने बिना रोहित को पूछे ही रिश्ता ठुकरा दिया था। मगर ऐसे कई रिश्ते थे, पढ़ी लिखी लड़कियां, खूबसूरत लड़कियां, ऊंचे खानदान की लड़कियां, जिनका रिश्ता रोहित ने हमेशा ही ठुकरा दिया था। ऐसा नहीं था कि ये लड़कियां किसी भी लिहाज से कम थी, मगर उनमें से कई लड़की ऐसी नहीं थी जो रोहित के दिल में स्पेशल जगह बना सकती। आज पहली बार दादी माँ के कानों पर यह बात पड़ी थी कि कोई ऐसी भी लड़की दिल्ली में मौजूद है
जिसे रोहित मारवा में इंटरेस्ट नहीं था। अब तो दादी माँ को इस लड़के को मिलने की क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। दादी माँ ने बिल्कुल कड़क आवाज में रोहित को ऑर्डर देते हुए कहा, ठीक है, उस लड़के को लेकर आओ यहाँ पर, मैं मिलना चाहती हूँ इस लड़के से। रोहित ने बस हाँ में अपनी दादी माँ के सामने सर हिला दिया और उनके कमरे से चला गया। रोहित के जाते ही दादी माँ ने अपना इंटरकॉम लगाया और किसी से बात करते हुए कहा, जरा पता लगा कर बताओ मुझे, ये अनिका गुलेरिया कौन है? ये कहते हुए दादी माँ ने फोन का रिसीवर रख दिया। दादी माँ रोहित मारवा से बहुत प्यार करती थी। रोहित की खुशी दादी माँ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, मगर दादी माँ के लिए एक और भी चीज बहुत जरूरी थी और वो थी मारवा खानदान की रिस्पेक्ट। दादी माँ ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लोग शहर में मारवा खानदान के बारे में गलत बात करें और मारवा खानदान की रिस्पेक्ट पर आंच आ जाए। अनिका ने पहले ही किसी बच्चे को जन्म दिया था, ये बात दादी माँ को बार बार परेशान कर रही थी। अनिका का किसी और के साथ पास्ट में हुआ रिश्ता रोहित के भविष्य में उसे प्रॉब्लम दे सकता था। दादी माँ किसी भी तरह अनिका और उसकी बेटी से मिलकर सारी बातें का खुलासा करना चाहती थी। वहाँ श्रेया के घर में श्रेया आर्यन के साथ घर को सजाने में लगी थी। अनिका ने अपने लिए एक बेडरूम पसंद कर लिया था और वो वहीं पे जाकर सो गई थी। श्रेया आर्यन को टॉप फ्लोर पर स्पेशली बने बच्चों के कमरे में ले गई थी। कमरे को सुपर हीरो की थीम से सजाया गया था। तरह तरह की चीजें, बेडशीट, कर्टन, सब कुछ सुपर हीरो थीम से डेकोरेट किया गया था। श्रेया ने एक्साइट होकर आर्यन को कमरा दिखाते हुए पूछा, कैसा लगा तुम्हें ये कमरा? ये कमरा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। कमरे को देखकर मुंह बनाते हुए आर्यन ने कहा, ये बहुत चिल्ड्रस है। आर्यन का जवाब सुनकर श्रेया पास पड़ी एक चेयर पर बैठकर हैरानी से आर्यन को देखने लगी। श्रेया ने आर्यन को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, भाई तुम तुम्हारी उम्र से बहुत आगे निकल चुके हो। सारे बच्चे ये थीम्स देखकर पागल हो जाते हैं और तुम हो कि तुम्हें ये चिल्ड्रंस लगता है। अभी 6 साल के हुए नहीं हो तुम और चीजों को चिल्ड्रंस कहते हो। अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए मारवा हाउस में किस तरह का कमरा बनवाया है? जवाब देते हुए आर्यन ने कहा, ब्लैक एंड व्हाइट थीम्स पर बनाया हुआ है मेरा पूरा कमरा। मिनिमम डेकोर मैक्सिमम एलिगेंस, ऐसे मेरे पापा कहते हैं। मुझे भी अपने पापा की डिजाइन स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको कभी ले जाऊंगा अपने कमरे में। ऐसा कहते ही आर्यन को यह बात याद आई कि रोहित ने आर्यन का बेडरूम पूरी तरह से बदल दिया था। रिया की चॉइस के हिसाब से पिंक कर्पन बेबी डॉल की थीम्स वाले डेकोर। आर्यन को जब वो नए रूम की सजावट याद आई तो उसे श्रेया मासी का ये रूम ज्यादा बेहतर लगने लगा। फिर रूम की ओर देखकर आर्यन ने श्रेया से पूछा, मासी वैसे ये कमरा आपने किसके लिए रखा था?